नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मनीष कुमार शर्मा एलसीएम साइंस एकेडमी में आप सारे प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे RUHS BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2023 के बायोलॉजी के क्वेश्चनों को। जितने भी विद्यार्थी जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रही हैं, चाहे वो राजस्थान से हो या किसी अन्य स्टेट से हो, सारे विद्यार्थी इस सॉल्यूशन को अवश्य देखें। क्यों जरूरी है ये? तो पहली बात तो राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जो 2024 में पेपर दोगे, आपके लिए एक तो है ये प्रैक्टिस पेपर, दूसरा आपको मोटे तौर पे पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। एनसीईआरटी से बाहर से भी कोई बात आती है क्या, या एनसीईआरटी की कौन सी लाइनों से क्वेश्चन आता है। दूसरा, जो दूसरे स्टेट के विद्यार्थी हैं, चाहे बिहार, एमपी, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तराखंड, या जो एम्स की तैयारी कर रहे हैं, अधिकांश पेपरों में विद्यार्थियों कैसे होता है कि जैसे राजस्थान का कोई क्वेश्चन है वो बिहार में पूछ लिया, यूपी का कोई क्वेश्चन है वो राजस्थान में पूछ लिया। ज्यादातर क्वेश्चन रिपीट होते हैं। नया क्वेश्चन बहुत कम चांसेज होता है कि नया क्वेश्चन बने, बहुत कम चांस होता है। ठीक है, अधिकांश क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं 90%। तो आप सारे विद्यार्थी जरूर देखिएगा, और इस सॉल्यूशन को करने के बाद में 33 क्वेश्चन है, 30 या 35 मिनट में हो जाएगा ये। बिल्कुल लास्ट में मैं आपको एक एनालिसिस बताऊंगा 2 मिनट का, उसको आप जरूर देखिएगा। तो सीरीज करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिएगा क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। एक तितली के अर्धसूत्री कोशिका में 2n गुणसूत्रों की संख्या 360 है। इसके युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? सुनिए जी, 2n का मतलब है युग्मनज। अब ये युग्मनज है वो किससे बनता है? युग्मकों से, n + n। नर युग्मक और मादा युग्मक से क्या बनता है? युग्मनज। आपको दीदी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी? 360। इसमें पूछिए तो 360/2 कितनी आ जाएगी? 180। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। अब आपसे उल्टा भी पूछ सकता है, युग्मक में देकर युग्मनज में पूछ ले तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। आई बात समझ में? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन फूल वाले पौधों में निषेचन की बाद की घटना है? नई एनसीईआरटी का 12वीं क्लास का पहला चैप्टर, 3 पॉइंट है उसमें। निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटनाएं, यानी कि निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं, निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, और बीच में दूसरा पॉइंट है निषेचन। अपने से पूछा है कि इनमें से कौन सी प्रोसेस निषेचन के बाद होती है। तो निषेचन से पहले नर युग्मक, मादा युग्मक, जैसे परागकण, भ्रूण कोश का निर्माण, ठीक है, परागकणों का स्थानांतरण, परागकणों का निर्माण, यह प्रक्रिया होती है। निषेचन में परागकण है वो परागनलिका के द्वारा भ्रूणकोश तक पहुंचते हैं, और उसके बाद में भ्रूण और भ्रूणपोष बनता है। द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है, त्रिसलयन और युग्मक सलयन होता है, पता है आपको। अब आपसे पूछा है कि निषेचन के बाद कौन सी होगी? परागकणों का स्थानांतरण निषेचन से पहले होता है, फूल का कटन निषेचन से पहले होता है, परागकणों का निर्माण निषेचन से पहले होता है, भ्रूण का विकास ये निषेचन का रिजल्ट होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोबिलेंथस कोनियाना नीला कुरेंजी, पहला चैप्टर जो हट चुका है उसमें से है ये। नीला कुरेंजी नाम का एक पौधा होता है, उसमें फूल है वो 12 साल में एक बार आते हैं। एनसीईआरटी बड़े बड़े शब्दों में लिख रखा है, सितंबर अक्टूबर 2004 में आए थे। तो नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक बार फूल आते हैं,
सिंपल सा क्वेश्चन, हट चुका है, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म का मतलब है भ्रूणपोष, जो त्रिसलियन, द्विनिषेचन में आपने दो प्रक्रिया पढ़ी होगी, युग्मक सलियन और त्रिसलियन। युग्मक सलियन से युग्मनज बनता है जो आगे जाके भ्रूण में विकसित होता है, और त्रिसलियन से भ्रूणपोष बनता है। अब भ्रूणपोष है वो किसको पोषण देता है? तो भ्रूणपोष है वो जब तक भ्रूण विकसित न हो जाए तब तक उसको पोषण देता है। एनसीईआरटी ने लिख रखा है, किसको देगा? भ्रूण को। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कोई इसमें ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। निषेचन के समय एक विशिष्ट द्विबीजपत्री की मादा युग्मकोद विधि यानी कि भ्रूणकोश, जैसे परागकण होते हैं नर युग्मक, उसी तरीके से मादा युग्मकोद्भिद कौन होता है? भ्रूणकोश। भ्रूणकोश क्या होता है? भ्रूणकोश है मित्रों वो 8 केंद्र की है और 7 कोशिकीय होता है। केंद्रक तो कितने होते हैं? 8, लेकिन कोशिकाएं कितनी होती है? 7। एक तो होता है अंड समुच्चय जिसमें 2 सहायक कोशिका और 1 अंड कोशिका, 3 होती है प्रतिव्यांसत कोशिकाएं और 1 होती है ध्रुवीय कोशिकाएं, टोटल होती है 7। 7 में से अंड उपकरण में 3 केंद्रक, प्रतिव्यांसत कोशिकाओं में 3 केंद्रक, लेकिन जो ध्रुवीय कोशिका होती है उसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो केंद्रक कितने होते हैं? 8 और कोशिकाएं कितनी होती है? 7। इसमें कोशिकाएं पूछिए कितने कोशिकीय होगा? 7 कोशिकीय, ये भी पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला परनिषेचन, आपने पढ़ा होगा परागकण की 3 विधियां हैं, स्वयुग्मन, सजात पुष्पीकरण और परनिषेचन। परनिषेचन से विविधताएं आती है और परनिषेचन के लिए कुछ अनुकूलन भी होते हैं, जिसमें यह होता है कि पादप एक लिंगाश्रयी होना चाहिए, मतलब नर युग्मक या नर पुष्प मादा पुष्प अलग अलग पौधे में होने चाहिए। और वही पूछा है कि नर व मादा फूल अलग अलग पौधे में किस में होते हैं? तो पपीता में होते हैं। 3 ही उदाहरण है एनसीईआरटी में दिए हुए, आप सोच के देखो एनसीईआरटी में जो 3 उदाहरण है वो तीनों ही ऑप्शन में है। ये दोनों उभयलिंगाश्रयी होते हैं, यानी कि नर और मादा पुष्प एक ही पौधे पर होते हैं, और ये एक लिंगाश्रयी होते हैं। ठीक है, और वही आपसे पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभ्रूणता आमतौर पर होती है। बहुभ्रूणता क्या होती है? कि जो बीजांड होता है उस बीजांड में अनेक भ्रूण निर्मित हो जाते हैं, इसको क्या कहते हैं? बहुभ्रूणता, जो कि निंबूबस वंश के जो पौधे हैं, पादप है, उनमें पाया जाता है, जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, इनमें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नींबू वंश। क्लियर है बात? ठीक है जी, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, एक मानव महिला किस उम्र के आसपास रज्जोनिवर्ती तक पहुंचती है? 2 चीजें होती है, एक होता है रज्जो दर्शन, या इसको कहते हैं मेनार्के, प्रथम मासिक चक्कर जब आता है, कई बार ये पूछ लेता है, प्रथम मासिक चक्कर की अवस्था। और एक होती है रज्जोनिवर्ती, ये इसको कहते हैं मेनोपॉज। इसका मतलब है मासिक चक्कर का बंद होना। लगभग 50 वर्ष की आयु में महिला जनन के लिए निष्क्रिय हो जाती है, और इसको क्या कहते हैं? रज्जोनिवर्ती। तो इसका सही उत्तर 45 से 50 वर्ष। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुरुष सहायक ग्रंथि नहीं है? जनन तंत्र से है, नई एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर। पुरुष में देखो क्या क्या होता है, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर्स या वल्वो यूरेथ्रल ग्रंथि, सीसन, मूत्रमार्ग। ठीक है, महिलाओं में गर्भाशय, योनि
अंडवाहिनी, अंडवाहिनी के भाग आप सभी को पता होगा, झालर, कीपक, एम्पुला, इस्तमस, ये सारे। तो आपसे पूछा है पुरुष का नहीं है, तो एम्पुला जो है ये अंडवाहिनी का भाग है, और अंडवाहिनी जो होती है वो किस में होती है? महिलाओं में। थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट रहा होगा, आप एडजस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृषण के कामकाज के लिए आवश्यक अंडकोश का तापमान हमेशा शरीर के तापमान से। देखो वृषण है वो वृषण कोश में शरीर से बाहर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्राणुओं के निर्माण के लिए तापमान है वो, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपने? शुक्र जनन, ठीक है। और इसके लिए तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड क्या चाहिए? कम। एनसीईआरटी ने लिख रखा है, इसलिए वृषण वो शरीर से बाहर होते हैं। तो कितना ऑप्शन सही होगा? 2 डिग्री सेंटीग्रेड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, निषेचन के लिए अंतरोपण होता है, अंतरोपण प्रत्यारोपण गर्भाशय में 7 दिन। सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो। अगला, एड्स के संचरण का सामान्य साधन है। एड्स कैसे संचरित होता है? यौन संपर्क से, जो संक्रमित रक्त है उसके आदान प्रदान से, प्लेसेंटा के ट्रांसफर से। तो उपरोक्त सभी से हो सकता है। माता से शिशु में प्लेसेंटल ट्रांसफर उसी को कहते हैं, माता से शिशु में। तो सारे के सारे ही सही हैं। यौन संचरित रोग, खसरा, टीबी, टाइफाइड। दूषित भोजन जल से, संक्रमित व्यक्ति के खांसने या थूकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट से। खसरा भी इसी तरीके का है। गोनोरिया, सुजाक, ये क्या है? यौन संचरित। एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, सुजाक। एनसीईआरटी ने लिख रखा है जनन स्वास्थ्य वाले चैप्टर में, सुजाक, सिफिलिस, हर्पीज, जननिक परिसरप, ठीक है, क्लेमीडियता, ट्राइकोमोन्सता, लैंगिक मत्स्य, एड्स, यकृत शोथ बी। ये सारे के सारे क्या है? यौन संचरित, और उसी से पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कभी कभी एक जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकती है घटना। एक जीन एक से अधिक प्रभाव डाले तो इसको क्या कहते हैं? बहुप्रभाविता। और एक लक्षण पर एक से अधिक जीन डाले तो उसको क्या कहते हैं? बहुजीनी। समझ गए कि इसमें तो क्या है? जीन एक ही है लेकिन प्रभाव एक से ज्यादा है, इसलिए बहुप्रभाविता। जीन एक से ज्यादा होते तो क्या होते? बहुजीनी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहप्रभाविता आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। मेंडल द्वारा मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षण लिए गए थे। पादप की लंबाई का 1 लक्षण, फूल की स्थिति और रंग 3 हो गए, फली का आकार और रंग, ठीक है, ये बीज का रंग और बीज का आकार, ये 7 लक्षण थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, 2 विषम युग्मजी, विषम युग्मजी लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनका हमने क्रॉस कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये इसको उड़ा देता हूं ताकि आपके कंफ्यूजन ना रहे। देखो जी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, लंबे, विषम युग्मजी लंबे, बोने। बोने पूछे कितने परसेंट होंगे? 25%। एक संकर संकरण की F2PD पूछी है, सिंपल सा क्वेश्चन था। लीजिए अगला, एंटीराइनम, स्वान पुष्प में फूलों के रंग का वंशानुक्रम अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण कार्ल कोरेंस ने खोजी थी। लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों का संकरण करवाया तो लाल रंग के आने चाहिए एक संकर संकरण के अनुसार, लेकिन गुलाबी पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए थे। इसको कहा था अपूर्ण प्रभाविता। स्वान पुष्प के अलावा मिराबिलिस जलापा पे भी इसने किया था, वो भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
ट्राइगोस होंगी या त्रिसूत्रता। डाउन सिंड्रोम पढ़ा होगा आपने 21वें गुणसूत्र की अधिकता के कारण। तो उसमें क्या होता है कि एक गुणसूत्र की अधिकता होती है। त्रिन्यून सूत्रता पूछता तो कमी होगी, तो 2n+1, 2 की होती तो 2n+2, कमी होती तो माइनस कर देते। इसका उदाहरण भी पूछ सकता है त्रिसूत्रता का। डाउन सिंड्रोम पढ़ा होगा आपने, एनसीईआरटी का यही है। बड़े अगले क्वेश्चन पे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में साइटोसिल, आपको पता होगा पूछा किसका है, एडेनिन का। A+T G+C, A+T ये बराबर होता है किसके, 100 के। G दे दिया कितना है, सॉरी C दे दिया है 20, तो ये भी कितना होगा 20, चारगाफ का नियम। तो ये A+T ये ज्ञात करना है अपने को, ठीक है। 20 और 20 कितने हो जाएंगे, 40 बराबर 100। अब A+T 100, इसको पक्षांतरण करेंगे, ये थोड़ा सा साइन समझ जाना आप, -40 कितना आएगा 60। तो A+T कितना हो गया 60, तो A कितना आएगा 30%। ये चारगाफ का नियम है, क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के एक रज्जुक में क्षारों का क्रम ये है, तो पूरक रज्जु में क्षारकों का क्रम क्या होगा, तो A के साथ T जुड़ता है, T के साथ A जुड़ता है, G के साथ C जुड़ता है और C के साथ G जुड़ता है। तो A है वहां पे, तो A के साथ कौन जुड़ेगा, T, तो पहले में T, यही ऑप्शन बचता है और कोई होगा ही नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन। लीजिए जी नेक्स्ट, स्टोन प्रोटीन एनसीईआरटी ने क्लियर लिखा है एक क्षारीय और धनात्मक आवेशित प्रोटीन है। फैक्चुअल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं बताना इसमें। स्टोन प्रोटीन कैसी होती है, बेसिक और पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। कभी कभी एक जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त करती है, रिपीट हुआ था, बहुप्रभावी था। नेक्स्ट, 1,00,000 से 40,000 साल पूर्व पूर्वी व मध्य एशिया में रहने वाले विलुप्त मानव ने अपने शरीर की रक्षा के लिए खाल का इस्तेमाल किया था। जितने भी मानव के पूर्वज हैं उनको आप मस्तिष्क की क्षमता से याद रख लेना भाई। 1400 सीसी मतलब निएंडरथल मैन, ये सही उत्तर होगा। होमो हैबिलिस, क्रो-मैग्नन, रामापिथिकस, जितने भी है सारे मस्तिष्क की कैपेसिटी से याद रख लेना, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, फैक्चुअल है, इसमें कोई समझाने वाली बात है नहीं। तंबाकू का सेवन एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन के स्राव को प्रोत्साहित करने के लिए जाना जाता है। अपने तंबाकू का सेवन करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन, श्वसन दर, ये सब बढ़ जाती है, क्योंकि अपना एड्रेनल ग्रंथि है वो सक्रिय हो जाती है। ये किस लिए होता है, क्योंकि तंबाकू में क्या होता है, निकोटीन। मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर से है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उत्तक संवर्धन विधि द्वारा बड़ी संख्या में पादप प्राप्त करने की तकनीक मैक्रोप्रोपेगेशन। अगर आपको बड़ी संख्या में पादप तैयार करनी है तो वो तकनीक कौन सी है, मैक्रोप्रोपेगेशन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, साइनोबैक्टीरिया, ये चैप्टर हट चुका है। पिछला जो क्वेश्चन था वो जो मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव के बाद में आपने पढ़ा होगा खाद्य उत्पादन में सुधार, जो चैप्टर है वो हट चुका है, उसमें से था, इसलिए उस पर टाइम नहीं लगाया। साइनोबैक्टीरिया, नीरज सहवाल माइकोराइजा संबंध पढ़ा होगा आपने, पादप की जड़ों के साथ जुड़ जाता है, किस लिए जुड़ता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन, ये 3-4 जगह बात हुई है। GAATTC किस प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का पहचान स्थल है, E. coli R1। E. coli R1 का जो पहचान स्थल है
वो कौन सा है? GAATTC, एनसीईआरटी से है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ग्रीन हाउस गैस 4 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड 60% होती है, मैं लिख देता हूं, CO2 60%, मेथेन 20%, CFC 40% और नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस 6%। सही उत्तर कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। अगला जी, क्राई 1AB व क्राई 2AB लीन क्रमशः। देखो बीटी में आपने पढ़ा होगा, बीटी को नियंत्रित करने वाला जीन क्राई कहलाता है। दो ही एग्जाम्पल है, एक है कपास के मुकुल कर्मी को नियंत्रित करने वाला 1AC2AB और मक्का छेदक को कंट्रोल करने वाला क्राई 1AB। उल्टा किया है, तो 1AB मक्का छेदक को और 2AB मुकुल कर्मी को, किसके? कपास के। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट, बेसिलस बीटी के विष के सक्रियण के लिए ट्रिगर है कि बीटी है वो कीट को ही क्यों मारता है, पादप को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता? क्योंकि बीटी जीव विष जो होता है वो निष्क्रिय रूप में होता है। जैसे ही कीट उसे खाता है, कीट की आंतों की पीएच क्षारीय होती है और वहां पर ये जीव विष क्या हो जाता है? एक्टिव, और कीट को मार देता है क्षारीय पीएच के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण में अवांछित परिवर्तन लाने वाले कारक क्या कहलाते हैं? प्रदूषक। हट चुका है ये चैप्टर। ठंडी जलवायु वाले जानवरों के कान और पाद छोटे होते, एलन का नियम है ये चैप्टर का ये पार्ट भी हट चुका है, अपने अनुकूलन में आता है ये। नेक्स्ट, अवसादी। पोषण चक्कर आपने दो पढ़े होंगे, गैस और अवसादी। अवसादी के दो ही उदाहरण है, फास्फोरस और सल्फर चक्कर। बाकी जितने भी है वो सारे के सारे गैसीय चक्कर है, ये भी अपने हट चुका है। तो अवसादी चक्कर का उदाहरण फास्फोरस चक्कर। नेक्स्ट, दो डीएनए में न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे जुड़े होते हैं और ये न्यूक्लियोटाइड आपस में किसके द्वारा जुड़ते हैं? फॉस्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये हमारे 33 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगर बात करूं, अब मैं बात करता हूं एनालिसिस पे। 33 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ऐसे है जो हर कोई कर सकता है, 5 क्वेश्चन एवरेज वाले और 8 क्वेश्चन ऐसे है जो वही करेंगे जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। समझ में आई बात? ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी से आता है राजस्थान बीएससी नर्सिंग का पेपर, एक भी क्वेश्चन नहीं है जो एनसीईआरटी से बाहर हो। और ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ज्यादा डेप्थ में हो, बिल्कुल ऊपर ऊपर से लाइनें पूछी है। तो आपने अगर ढंग से एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ी होगी ना, तो आपके 30+ क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच लीजिए, आपको वो 20 करने हैं, 5 करने हैं या 8 करने हैं। तो अभी भी 3-4 महीने हैं अपने पास, अच्छे से तैयारी करते रहिए, लगे रहिए। किसी भी तरीके की बाधा है अगर आपके जीवन में जो आपके मार्ग को भटका रही है, उसको साइड कीजिए। अभी नाराज होते हैं, होने दीजिए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वो सारे अपने आप वापिस आ जाएंगे। तो आपको एक ही टारगेट करना है अभी फिक्स, कि मुझे 3 महीने अच्छे से तैयारी करनी है। मेरे को कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा ये दुनियादारी में, मेरे को सिर्फ एक ही चीज दिखाई दे रही है, वो है मेरा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो अगली क्लास में फिर एक नए सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और आप सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मां भारती।